अगर आज चुनाव हो जाते हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है, एनडीए या महागठबंधन? मैं कहूँगा महागठबंधन। दूसरा सवाल, अगर एनडीए जीत जाती है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार का ये अंतिम पारी है। आज चुनाव होते हैं, महागठबंधन या एनडीए, आपका असेसमेंट क्या कहता है? नहीं, ये कहना मुश्किल है। और अगर एनडीए जीत जाता है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं? जी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो नीतीश कुमार जितना भी सीट जीतेंगे ना वो लालू यादव की तरफ आ जाएगा। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं अदिति राजपूत। बिहार की राजनीति, जातियों के गठबंधन और जिस तरह से हम देखते हैं हमेशा कि राजनीतिक समीकरण, वर्गों की बात करें, जनाधिकार के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है। एक बार फिर ये राज्य अब चुनाव की दहलीज पर कदम रख रहा है। चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। क्या है जनमानस के मुद्दे, युवाओं के जहन में कौन कौन सी उम्मीदें हैं, क्या उनकी नाराजगियां हैं, महिला मतदाताओं का मूड क्या है और सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं वो भी अब केंद्र में है। और इन सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए अपनी खास पेशकश लेकर आए हैं जिसका नाम है बिहार में काबा। और मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। दोनों राजनीति के क्षेत्र के दिग्गज हैं। मेरे साथ मनोरंजन भारती हैं जिन्हें आप दशकों से एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं और इस बार भी तमाम उनकी खबरें आप देख रहे हैं। ग्राउंड से वो लौटे हैं, बिहार से अलग अलग रिपोर्ट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और कई न्यूज़ पैक जो है वो भी निकाल कर ला रहे हैं। और एक और ख़ास मेहमान है हमारे साथ, अजीत कुमार झा सर हैं जिनको 30 सालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक तरह से अनुभव है। इन्होंने कवर किया है और सिर्फ देश ही नहीं, विदेश की राजनीति को, इंग्लैंड में, अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई की है। बिहार के मुद्दों को बहुत बारीकी से समझते हैं। और अजीत सर भी कुछ वक्त पहले ही बिहार से लौटे हैं। कुछ हफ्ते बिताकर वहाँ पर ज़मीन पर देखा है उन्होंने कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन शुरुआत हम मनोरंजन से करने जा रहे हैं। बाबा जिन्हें हम कहते हैं प्यार से, तो बाबा आप लौट आए हैं और पहला सवाल अब हमारे शो के मुताबिक यही होने वाला है कि बिहार में काबा। बिहार में सब ठीक बा और बिहार में थोड़ा सा अभी चूंकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो उसका सबको इंतजार है और सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है। तो ये दो चीज़ ऐसे हैं ना, जब तक पूरा सीट शेयरिंग नहीं होगा तो हमको मालूम नहीं चलेगा कौन सा दल कहाँ पे लड़ रहा है, किसको कहाँ सीट मिली है, किसको कितनी सीट मिली है। तो एक तो इसका इंतजार है। दूसरा इंतजार है कि एक बार नामों की घोषणा हो जाए, कैंडिडेट की घोषणा हो जाए, फिर हम एक जाति समीकरण बैठाएंगे कि यहाँ पे मुसलमान इतना है, यादव इतना है, कोयरी इतना है, कुर्मी इतना है, तो आपने कोयरी को दे दिया कि आपने यादव को दिया, दूसरे पार्टी वाले ने किसको दिया है, तो क्या वो वोट काटेगा। पीके फैक्टर भी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भले सीट आए नहीं आए ये तो बाद में वो पता चलेगा, लेकिन पीके जो है बिहार का एक्स फैक्टर है। जिस ढंग से वो जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ है। तो ये इस सब चीज़ों ने बिहार के चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। पूरे बिहार घूम के आया हूँ, आगे आपको और बताऊंगा। लेकिन नहीं, अभी एक सवाल ये भी बताइए कि मान लीजिए अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या लोगों के जहन को आप पढ़ पाए, क्योंकि बिहार के लोग इतनी आसानी से पत्ते भी नहीं खोलते, ये भी हम जानते हैं। तो क्या लगता है किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है इस वक्त? यदि आज चुनाव हो जाए तो इस लिहाज से आप कहेंगे कि महागठबंधन जो है ना वो अभी तक के अनुसार जो है ढेर सारी चीजें कर चुका है। राहुल गांधी का लगातार 15 दिन बिहार में रहना है, वोट अधिकार की यात्रा करना, फिर एक रैली करना, सीडब्ल्यूसी की बैठक करना, उसके बाद तेजस्वी का उन इलाकों में जाना जहां वोट अधिकार यात्रा नहीं गई थी। ये सब चीजें जो है महागठबंधन ने किया है। एनडीए की तरफ से जो है वो बीजेपी जो है अपनी मीटिंग्स कर रही हैं। वो मीटिंग्स जो है वो अलग अलग जिलों में होती है, अलग अलग जाते हैं, लेकिन उस स्तर का बिल्डअप नहीं दिखा है। तो बिल्डअप के अनुसार आप बात करेंगे ना कि किसने अपनी ताकत झोंकी है, तो अभी के अनुसार अभी महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है अभी से ही। उसको कितने दिनों तक वो सस्टेन करेंगे, क्योंकि पहले जैसा चुनाव नहीं है कि आपको अनाउंस होने के बाद 40 दिन का टाइम मिलेगा। हो सकता है आपको 25 दिन का, 20 दिन का ही टाइम मिले। तो उसी में उस अनुसार बिल्डअप तो उन्होंने कर दिया है। अब देखना है उसका रिस्पॉन्स में एनडीए क्या करता है, क्योंकि एनडीए की तरफ से अभी कुछ कोई ऐसी यात्रा नहीं दिख रही है, ना ही कोई उनका एलायंस कोई यात्रा कर रहा है। मीटिंग्स अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उस ढंग का जो है एक आप कंटिन्यूअस प्रोग्राम जो है वो देखने को नहीं। लेकिन जो महिलाओं को लेकर अनाउंसमेंट किया गया 10,000 रुपए अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रहेगी। वो एनडीए के पक्ष में जाएगा, वो एक गेम चेंजर हो सकता है।
क्योंकि महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार को वोट करती हैं। बिल्कुल। ये आज से नहीं करती हैं। जब उन्होंने साइकिल बांटा था ना 2010 से पहले, और जब मैं उनके साथ घूम रहा था तो जो पिंक कलर की साइकिल दी थी, तो वो साइकिल केवल एक वो साइकिल नहीं था, वो एक आत्मनिर्भरता था। और बहुत सारी औरतें मिली जो बोली कि अब तो बेटा पर से हमको वो जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलती थी पहले बेटा को बोलते थे रे बेटा वो हमको ना गेहूं पिसवा के ला दो, आटा चाहिए, चाहे मेरा जो सिलेंडर ला दो, तो वो खिलता रहता था, ध्यान नहीं देता था। बोला नीतीश बाबू जब से साइकिल दिया तो बेटी ये सब काम कर दे रही है। तो वो एक जो वोटर है, उसके बाद जब उनको लगा कि 2010 के बाद फिर उन्होंने शराबबंदी कर दी, तो उसका एक बेनिफिट मिला। फिर जो ये जीविका दीदी जिनको अभी पैसे दिए वो ऑलरेडी उनकी वोटर हैं। जीविका दीदी को बिहार में नीतीश कुमार की सेना कहा जाता है। तो ये सब चीजें ये प्लस पॉइंट है उनके लिए। वो नीतीश के लिए कोई इतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात आपने आखिरी में छोड़ दी है। अजीत सर, यहाँ पर जो बात बाबा कह रहे हैं कि जमीन पर अभी टक्कर देता हुआ महागठबंधन नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जिस तरह की योजनाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। लास्ट मोमेंट पे जिस तरह की योजनाएं वो लेकर आते हैं, खासकर महिला वोटरों का जिस तरह का रुझान रहा, और हमने आखिरी में देखा कि किस तरह से उन्हें तवज्जो दी गई और बहुत बड़ा गेम चेंजर महिला वोटर साबित हुई है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तमाम राज्यों में उसका फायदा मिला है। तो ये जो 10,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है और 6 महीने के बाद समीक्षा की जाएगी कि क्या महिलाएं उस तरह का बिजनेस शुरू कर रही हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा महिला वोटरों को अपनी तरफ लाने का? अदिति जी देखिए, 10,000 रुपया तो जरूर ही गेम चेंजर होगा, पर उससे भी ज़्यादा जो बाबा ने पॉइंट आउट किया, लेटेस्ट एक सर्वे आया है जो पॉइंट आउट करता है कि नीतीश कुमार को अपने सबसे नज़दीक नंबर 2 प्रतिद्वंदी से, मतलब इन दिस केस तेजस्वी यादव से 32% का जेंडर गैप एडवांटेज है। यानी कि 32% महिलाएं अधिक वोट दे रही हैं एनडीए को नितीश कुमार के कारण, कंपैरिजन टू तेजस्वी यादव महागठबंधन। 32% का जेंडर गैप, मैं राजनीति को बहुत बड़ा नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है। 20 साल इनकम्बेंसी के बाद मैंने अपने स्टडी में दुनिया में आज तक 20 साल के इनकम्बेंसी के बाद मैंने नहीं देखा है 32% जेंडर गैप। और इसका कारण है जो बाबा ने पॉइंट आउट किया कि 2005 से जो नीतीश का कम से कम 20-25 प्रोग्राम है वो बिहार के महिलाओं का काया पलट कर दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने दीजिए। 20 साल पहले मर्दों और औरतों के बीच जो होता था गैप मतदान में, वो काफी होता था, 10% 12% से अधिक। आज नीतीश कुमार के 20 साल के इनकम्बेंसी के बीच में आज औरतें ज्यादा वोट देती हैं। 2020 उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो काया पलट हो गया ना, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने कहा 32% का जेंडर गैप। नंबर 3 सबसे बड़ा जो इसमें चेंज ओवर हुआ है उसका मेन कारण है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है वो प्रशांत किशोर कहते हैं कि इससे बिहार एक्सचेकर को इतना लॉस है। सच्चाई ये है कि औरतें चाहती है कि प्रोहिबिशन रहे, क्योंकि कानूनी ढंग से शराब नहीं मिलता है, लोगों को दहशत है एडमिनिस्ट्रेशन का, और घर जाके पी के गुंडाई नहीं करते हैं। ये नीतीश जी मुझे खुद ले गए थे घुमाने के लिए, और वो मुझे ले गए थे उस इलाके में जो उनका असली क्या कहिएगा क्षेत्र है। और वहाँ पे मैं काफ़ी महिलाओं से बात किया। मैं पावापुरी गया था, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोला है, और वहाँ पे काफ़ी औरतें आई थी, और मैंने उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा आप बात कीजिए महिलाओं से। और महिलाएं मतलब एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजी में दे लव नीतीश जी। यदि आज जो बाबा ने पॉइंट आउट किया कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है 20 साल के बाद, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं कहूंगा, महिलाएं। नंबर 2 सर, यहाँ पर एक पॉइंट और है। आप जब नंबर 2 पॉइंट पर आएंगे, जब अब हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे जब पुलिस की पार्टी जा रही है अवैध शराब पर धावा बोलने या उसको कब्जाने के लिए,
पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया जाता है, कानून व्यवस्था के सवाल वहां पर उठे हैं, महिलाएं कई जगह पर परेशान हैं क्योंकि शराब बंदी जरूर है लेकिन शराब उपलब्ध हो जा रही है। उस तरह के सवाल भी उठाए गए कि ये क्या इस शराबबंदी का वाकई में कोई फायदा है, ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट प्रशांत किशोर इसको सबसे ज्यादा उजागर किए जी। हैं। बाकी लोग भी कहते हैं बट चुपचाप कहते हैं, क्योंकि आखिर भारत है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है। बट अच्छा, असली बात यह है कि महिलाएं चाहती है कि शराबबंदी हो, स्पेशली गरीब महिलाएं। बिल्कुल। और ये जो बात हो रहा है ना कि करप्शन के द्वारा शराब मिल रहा है, ये ज्यादातर मिल रहा है मिडिल क्लास को। ये जो फॉरेन लिकर होता है वो उनको मिल जाता है हायर प्राइस पर ये पाउच का जो कल्चर था गांव वगैरह में, वो जो है एक तरह से मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गया है, बट दबा हुआ है। पहले ओपनली मुखिया और सरपंच शराब बेचते थे, आज ऐसा नहीं है। और इसके कारण क्राइम घटा है, मैं कहूँगा। कितना भी प्रशांत किशोर हल्ला करें कि रिसेंटली क्राइम बढ़ा है, पर यदि आप क्राइम कंपेयर कीजिए पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को बिहार में किसी भी पीरियड में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे लालू जी इस पॉइंट को मैं मनोरंजन आपके पास लाना चाहूंगी। हमने कई अभी ऐसी हाल ही में कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं कवर की, हमने देखा है कि नेताओं की हत्या हुई है, बिजनेसमैन की हत्या हुई है, तो सवाल तो उठे ही हैं कानून व्यवस्था पर। ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है। शराब अवेलेबल है, अधिक दाम पे अवेलेबल है। हर गांव में एक माफिया हो गया है। माफिया के पास जो है स्कॉर्पियो गाड़ी हो गई है, उसके पास हथियार हो गया है, थाने के साथ उसका संबंध है, थानेदार जो है करोड़पति हो गए हैं, शराब अवेलेबल है। हाँ, ये बात ये है कि जो बात अजीत सर कर रहे हैं, शराब पी के लोग आपको सड़क पे आपको नहीं मिलेगा, समझे? वो जो हंगामा होता था ना, वो सब नहीं हो रहा है। शराब लेकिन अवेलेबल है, गरीब तबके को भी अवेलेबल है, मिडिल क्लास को भी है, होटलों में भी अवेलेबल है। लेकिन आपको कनेक्शन चाहिए, आपको कोई एक बंदा चाहिए और वो बोलेगा रुक जाइए, जो ब्रांड चाहिएगा वो भी मिलेगा। क्योंकि मैं इतना दिन लगातार से ये तीसरा ट्रिप है मेरा, बिल्कुल। तो मैं ये जान चुका हूँ। इस पर वोट होगा कि नहीं होगा, महिलाएं जो है वो जरूर नीतीश के तरफ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी चीज़ों पर हम बात करते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना घूमने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया। लोग बोलता है नीतीश बाबू बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसी लाइन में बोलता है, लेकिन अब उनका उम्र हो गया है, अब उनके चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, उनको कोई उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। हमको ना एक नया चेहरा लाना है। अब इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि नया चेहरा उसी में से लाना है कि विपक्ष में से लाना है। एक 20 साल का फैटिग फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है, और उन वोटरों में भी दिखाई दे रहा है जो अभी तक नीतीश कुमार को वोट दिया। उसको मालूम है, उस वोटर को, कि अब नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री भले ही बोल दिया गया हो कि रहेंगे, लेकिन शायद नहीं रहेंगे। और ये भी बोलता है चीज उनका कंट्रोल में नहीं है, और वो मनोरंजन दिखता भी है मंचों से। उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, और उनके जो बयान रहे, कई बार वो लड़खड़ाती हुई उनकी जबान नजर आई, तो उससे कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं, शायद वो एक जनमानस में आई है बात। और आपको बता दूं, लोग उदाहरण देते हैं, बिहारी सब तो बहुत, जिसमें तेरे बोला कि देखिए अभी जो ओथ लिए थे 2020 में, ओथ के बाद भागलपुर का एक मंत्री उन्होंने बनाया था, मेवालाल कुछ ऐसे नाम था, और उसके खिलाफ कुछ करप्शन का मामला आया और उन्होंने तुरंत उसका इस्तीफा ले लिया। तो लोग बोलता है कि जब प्रशांत किशोर मामला उछाल रहा है, तो नीतीश बाबू कर क्या रहे हैं? उनको क्या सुनाई नहीं दे रहा है? क्या उनके कान तक बात नहीं पहुंचती है? नीतीश बाबू तो ऐसा नहीं थे, वो तो बोलते थे कि यदि आप पे दाग लग रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए और आप जांच होगा उसके बाद आइएगा। तो ये सब चीजें जो है ना, वो एक्युमुलेट हो रही है। अब नीतीश कुमार की बात छिड़ गई है, तो अब यहाँ से हटना आसान नहीं होगा। तो अब मुझे ये बताइए मनोरंजन, क्या ये, क्योंकि अभी पोर्ट्रेट तो यही किया जा रहा है कि भाई हमारे सीएम पद के दावेदार वही रहने वाले हैं, ये साफ कर दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, वो हर मंच पर जब बड़े बड़े नेता जा रहे हैं तो वो मौजूद रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव के बाद कोई नया ही नाम सामने आ जाए पूरी तरह से? ये मैंने कहा ना, अपने पास उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण है। बिल्कुल। यदि देखिए दोनों 100 सीट लड़ेंगे, एक आध सीट वो जेडीयू दिखावे के लिए अधिक लड़ेगी। अब उसमें होगा स्ट्राइक रेट, 100 में मान लीजिए 75 सीट जीत जाती है बीजेपी जी। अब ये जीतते हैं, इनके पास 42-43 सीट था, पिछले बार 46 सीट था। अब इनका स्ट्राइक रेट उससे कम रहता है। तो फिर बीजेपी ने प्लान बी क्या है? प्लान बी है ना चिराग पासवान, प्लान बी है मांझी,
आज ही जो है उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को मिलवा दिया, जिस पवन सिंह के चक्कर में उस उपेंद्र कुशवाहा हार गए चुनाव, उसको इकट्ठा कर दिया। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। बीजेपी एकदम कितनी रणनीति से खेल रही है। प्रशांत किशोर क्या करेंगे कल को, किसको मालूम है? प्रशांत किशोर, उनका एमएलए भाग जाए जीतने के बाद, 5-7 एमएलए हो सब भाग जाए बीजेपी में, तो क्या कर लेंगे प्रशांत किशोर? तो ये हर पार्टी अपना प्लान बी भी बना के रखी है। बीजेपी को, अच्छा बीजेपी को ये लगता है, आरजेडी को लगता है यदि ऐसा इग्नोर करेंगे तो नीतीश बाबू हमारे पाले में आ जाएंगे। यदि तो नीतीश कुमार का वोट तो है, अब ये देखना ये है कि जेडीयू कैसा परफॉर्म करती है। ये सारा इलेक्शन जो है ना जेडीयू के अब परफॉर्मेंस इसी बात को मैं अजीत सर आपके पास लेकर आऊंगी कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में देखा था हमने, उसमें जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था और एक तरह से बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और उसमें अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बड़े भाई के तौर पर उसने अपने आप को साबित कर लिया है यहाँ पर। और अब जेडीयू कहीं ना कहीं कमजोर भी हुई और अब जब नीतीश कुमार की जो हालत है उसके बाद तो फिर पार्टी कहीं ना कहीं देखिए नेतृत्व से फर्क तो पड़ता है, कमजोर तो होती है। तो जो बात मनोरंजन कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या कोई चांसेस हैं ऐसे कि आप अभी पोर्ट्रे कुछ कर रहे हैं और बाद में कोई और ही चेहरा आ जाए अगर आप जीत जाते हैं तो? पहले मुझे बताने दीजिए 2024 में जी। जेडीयू का परफॉर्मेंस बीजेपी से ज्यादा अच्छा था। हाँ, 12 सीट पर भाजपा ज्यादा लड़ी थी। तो जेडीयू ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू बीजेपी। उसी लिए नीतीश अपने खुद के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जेडीयू पहले के मुकाबले अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, ये कहा जा सकता है। लोकसभा की मैं बात कर रही थी। जी लोकसभा के बारे में जी, आपने ठीक, बात किया ठीक। तो लोकसभा में जेडीयू का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उसी कारण अभी 1 सीट या 2 सीट ज्यादा मांग रही है जेडीयू। पहली बात। ठीक है। असली गड़बड़ हुआ जेडीयू का 2020 विधानसभा में और उसका मेन कारण था चिराग पासवान। चिराग पासवान टारगेट किए वो सब सीट जहां पर जेडीयू ने अपना एमएलए कैंडिडेट खड़ा किया था, सिर्फ वहीं से वो लड़े। बिल्कुल। भाजपा के खिलाफ करीब नहीं लड़े थे। तो क्या हुआ कि जीते एक भी सीट नहीं चिराग पासवान, बट 4000, 5000, 7000 वोट काट लिए। उससे जो है जेडीयू का परफॉर्मेंस गड़बड़ाया। पहली बात। दूसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है 2024-2020 के कंपैरिजन में। क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 कारण। नीतीश जी नेचुरली जो बाबा ने पॉइंट आउट किया कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बट एक फैटीग फैक्टर है। लोग थक गए हैं, 20 साल थोड़ा चेंज चाहते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो यंग वोटर है, जो मान लीजिए जिसकी उम्र करीब 25-30 है, वो तो नीतीश जी के अलावा किसी को देखा ही नहीं है। ऊब आ गया है। बिल्कुल ठीक है ना। तो उसे नया चाहिए, कोई नया चेहरा। तो 3 तरह का चेहरा नया। एक तो तेजस्वी यादव। तो जितने सर्वेज आए हैं उसमें महागठबंधन नंबर 1 है। तेजस्वी यादव मोस्ट पॉपुलर सीएम कैंडिडेट। नंबर 2 जो बाबा ने पॉइंट आउट किया, एक्स फैक्टर, प्रशांत किशोर। उनका भी जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल, प्रशांत किशोर का 8% वोट है ओवरऑल अभी तक जो सर्वे आया है। पर यंगस्टर में 20% वोट है। और स्पेशली जो अर्बन अपर कास्ट यंगस्टर हैं उनके बीच काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है प्रशांत किशोर का और तेजस्वी यादव का। तो ओवरऑल जो है तो यूथ जो है ना वो एक नया ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि एक और ऑल्टरनेटिव आ रहा है सामने, जो अभी सामने में दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर आपको भाजपा के बॉडी लैंग्वेज से मालूम चल जाएगा। भाजपा अमित शाह जी जब बात किए बीजेपी के अपने एमएलए से और कार्यकर्ता से, बाबा ने बात किया था कार्यकर्ता सम्मेलन, तो उन्होंने कहा इस बार हम बीजेपी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस बार हम एनडीए के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि 2020 में वो सिर्फ 12,500 वोट से जीते थे महागठबंधन से। तो डर है, एसआईआर हुआ, एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल नीतीश जी की तबियत ठीक नहीं है। तो उस कारण इस बार भाजपा कंट्रोल ले रहा है पूरे एनडीए पर, चिराग पासवान पर भी, बाकी स्मॉलर प्लेयर्स पर भी, कि भाई इस बार टारगेट मत करो। टारगेट करोगे कोई पार्टी को तो एनडीए का खेल खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और इसीलिए गठबंधन की एकजुटता की बात लगातार की जा रही है। हाँ बिल्कुल। और भी क्या जो बाबा शुरू में पॉइंट आउट किए कि इस बार देखिए 2020 में राहुल गांधी 5 या 6 बार बिहार गए थे। इस बार चुनाव अभी तक मतलब फॉर्मली स्टार्ट भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी 16 दिन का
वोटर अधिकार रैली, उसके बाद एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ दीपांकर भट्टाचार्य, उसके बाद जितने मुख्यमंत्री हैं इंडिया सब एक-एक गठबंधन करके आए हैं। के, सबको एक से लाइन बाय लाइन लाए। बिल्कुल। तो इसका एक नेशनल जो माने एक तरह से बज हुआ ना, उसका अभी भी असर है। इनफैक्ट अगेन मैं सर्वे पर बड़ा विश्वास करता हूं। एक सर्वे के अनुसार नंबर 1 जो इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट और नंबर 2 वोट चोरी। मैं उसी मुद्दे पर आ रही थी कि आज जब हम बात कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर, तो वो लिस्ट भी आई है सर। तो अभी जो फाइनल डेटा है वो धीरे धीरे आ रहा है। 88,000 से ज़्यादा वोटर, अगर सिर्फ मैं एक मुजफ्फरपुर का उदाहरण दे रही हूँ, वहाँ पर बढ़े हैं और 14 लाख वोटर कुल राज्य में बढ़े। ऐसा अभी शुरुआती जानकारी, हो सकता है कुछ देर में बदल जाए क्योंकि बिल्कुल अभी ये खबर आई ही है। तो ऐसे में ये मुद्दा कितना मायने रखने जा रहा है, क्योंकि अब आपने खुद जिक्र किया, राहुल गांधी वहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, तेजस्वी यादव उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं। वो लोग लगातार जनता की आंखों के सामने हैं, जमीन पर बने हुए हैं। ये मैटर करेगा ये मुद्दा? हाँ, बिल्कुल मैटर करेगा। इनफैक्ट ये 3 तरह से मैटर करेगा। देखिए, एक ये है कि भाई ये इलेक्शन कमीशन है कौन? हाँ। यही इलेक्शन कमीशन जब टीएन सेशन थे 1995 में, तो उन्होंने दलित बूथ खड़ा किया था और दलित का वोटिंग परसेंटेज इस कदर बढ़ा था कि उस समय लालू जी थे शुरू में मुख्यमंत्री 1995 में, 90 में लालू जी आए थे, 95 में लालू जी सेकेंड टाइम लड़ रहे थे। 36% वोट पहली बार मिला था आरजेडी को और उसका मेन कारण था दलित वोट बैंक। क्योंकि यदि आप अल्पसंख्यक और यादव जो है, जो उनका मेन वोट बेस है, माई कोलिशन, वो करीब करीब 27-28% ही होता है। तो दलित वोट इसलिए बढ़ा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हर दलित गांव में जाके एक नया बूथ खड़ा कर दिया। पहले क्या होता था कि जो दलित वोटर्स हैं उनको वोट नहीं दिया जाता था, तो एक टीएन सेशन हीरो बन गए बिहार के। बिल्कुल। उसके बाद जेम्स माइकल लिंगडो, उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में हेड थे, वो भी मतलब हेड कर रहे थे, वो भी एक दूसरे हीरो माने जाते हैं। बाय द वे, वो पूर्णिया के डीएम थे, वो बिहार कैडर के ऑफिसर थे, जबकि नॉर्थ ईस्ट के हैं। और अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं कहूंगा कि वो बहुत पॉपुलर नहीं है बिहार में। उसका मेन कारण है कि देखिए, गरीब राज्य है, वहां पर वोट जो है वो फंडामेंटल राइट होता है, अधिकार होता है। उसमें ये 65 लाख वोटर का नाम काट दिए। मान लीजिए, मानते हैं हम कि 20-22 लाख वोटर का डेथ हो चुका है, फिर भी करीब 45 लाख वोटर बचता है। और जुड़ा है कितना? 14 लाख वोटर। अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है उसमें से 10 लाख जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर है। तो सिर्फ 4 लाख वोटर इन्होंने जोड़ा है कंप्लेंट में। तो इस पर जो है फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को। और इश्यू अब ये बना रहेगा। और इसको जिस तरह से ब्रांडिंग किया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने, उससे लग रहा है, जहां भी जब प्रियंका गांधी मोतिहारी में बोलने गई तो बोली कि आप लोग जानते हो ना कौन लोग आपको पैसे बांट रहे हैं, तो लोगों ने हल्ला किया पीछे से, वोट चोर। तो ये इशू बन गया है पॉपुलर। यही बात मनोरंजन मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाह रही थी कि अब आप जब जमीन पर जा रहे हैं तो एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी शब्द जो है वो पॉपुलर हो गया जमीन पर। एक बिल्कुल लोग अब इस बात को लेकर नाराजगी है, दिखाई दी आपको? वोट चोरी इशू है, लेकिन सबसे पहला इशू नहीं है। सबसे पहला इशू बेरोजगारी है, अच्छा, फिर पलायन है। ये 2 सबसे बड़ा इशू है। तो युवा नाराज है, यानी कि युवा तो नाराज है। सबसे बड़ा इशू जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, पलायन है। लोग बहुत गुस्से में है क्योंकि उनके पास काम नहीं है। बिल्कुल। वो जाने के लिए आप जाइए, यदि आप पूर्णिया में एक ट्रेन जाती है पंजाब के लिए, खुलती है, वो आप यदि 3 बजे सुबह आप जाएंगे, ऑनलाइन लगा रहता है, लोग बैठ के जाता है वो उसका सारा मजदूर। तो वो बहुत बुरी स्थिति है। लोग इसको लेकर के बहुत नाराज हैं। उसके बाद ये वोट चोरी का मामला है। अब मैं देख रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर में वोटर बढ़ गए, पटना में वोटर बढ़ गए, दरभंगा में, ये सब तो बीजेपी की सीट है। और इसी बात का आरोप वो लगा रहे हैं विपक्ष कि आपने उन सभी जगहों पर वोट कहाँ कटा है। पूर्णिया का दिखा दीजिए, कटिहार का दिखा दीजिए, किशनगंज का दिखा दीजिए मुझे, ये सब जगह का दिखा दीजिए कहाँ। और यहाँ सब तो वोटर ऐड नहीं हो, शायद कटे ही होंगे, क्योंकि ये सब अल्पसंख्यक डोमिनेटेड। तो फिर मेरे जहन में जो हम बाहर से देख रहे हैं ना, जिसका नाम कट गया वो तो वोट डाल नहीं रहा है ना। आप समझिए इस बात को।
आप ये मुद्दा जो है, लेकिन अब तो जिसका नाम कट गया वो तो गेम से बाहर हो गया ना। बिल्कुल। तो और वो भले ही वो विकल्प दिए जा रहे हैं कि आपके पास अभी और मौके हैं, नहीं, ऐसे वो कर सब दीजिए। मौका नहीं है, वो तो आपने छांट के अलग कर दिया। अब तो लड़ाई का ना आप गोल पोस्ट थोड़ा सा शिफ्ट कर दिए, समझ गए आप, इस बात को ऐसे समझिए, गोल पोस्ट थोड़ा शिफ्ट किया गया है। अब देखते हैं इस शिफ्ट के बाद भी, अब देखिए इंडिया में बहुत उदाहरण है, आप देख लीजिए 2 चुनाव का मैं उदाहरण देता हूँ, तेलंगाना का और आंध्रा का, समझ गए। तेलंगाना में केसीआर सब कुछ किए, सब कुछ किया, खजाना खाली कर दिया, हार गए, बिल्कुल है। और उसी तरह जगन मोहन रेड्डी सब कुछ किए, कुछ सब लुटा कुछ दिया। किए, फिर भी चुनाव आ गए। उसकी गारंटी नहीं है कि आप खजाना खोल देंगे। लेकिन तो जब आप कह जीत रहे हैं जाएंगे। कि युवाओं में नाराजगी है, तो पलायन तो आज का तो मुद्दा है नहीं। जब इतने वक्त में भी ये मुद्दा ठीक नहीं हो पाता, जब लोग वोट करने जाते हैं तो फिर वही जाति पर वोट करके आ जाते हैं, ये कब खत्म होगी ये हाँ, चीज? ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये इससे निजात मिलनी चाहिए। लेकिन लोगों को ना, जैसा मैंने कहा ना कि जैसा अजीत सर ने भी कहा कि 20 साल हो गया, तो 18 से 25 साल का जो युवक है उसने केवल नीतीश कुमार को देखा है। बिल्कुल। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि रोड बन गया है, पटना में एक मरीन ड्राइव बन गया है, पटना से आप बेगूसराय 3 घंटे में गंगा में एक और पुल बन गया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, उसको चाहिए जॉब, समझ गए, क्योंकि वो सब चीज़ देख रहा है। वो अब उसके पास मोबाइल है, वो अब ज़माना बहुत बदल गया। हम लोग उस ज़माने से चुनाव कवर कर रहे हैं जब ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था, तो वहाँ से लेके अभी तक रील में, अब तो रील में आता है सब कुछ। तो सब ज़्यादा रील किस पार्टी का आता है मालूम है आपको? जनसुराज का। उन्होंने कब्जा वो तो किया। मास्टर है वैसे भी। मास्टर है। तो सब ज़्यादा रील जनसुराज का मिलेगा। तो यदि आप रील देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर हो गए। समझ गए। तो ये तो अभी प्रशांत किशोर ने कहा मैं आज दोबारा कहता हूँ अर्श पे रहूँगा या फर्श पे रहूँगा, तो अब देखते हैं अर्श पे रहते हैं, फर्श पे रहते हैं। लेकिन लड़ाई जो है ना, इलेक्शन जो है बहुत टफ होता है, हमेशा से टफ है, क्योंकि बिहार में ना महागठबंधन जो है ना 30-32% से शुरू करती है, बिल्कुल, समझ गए। अब राहुल गांधी ने क्या किया, बड़ी चालाकी से एक जो है अपना दलित अध्यक्ष बना दिया है, एक मुकेश सहनी को अपने साथ रखा है, समझ गए। तो ये 2 वोट जरूरी है, क्योंकि अब जब तक आप एमबीसी में जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है ना, अति पिछड़ा जिसको कहते हैं, उसमें जब तक आप सेंध नहीं लड़ाएंगे आप बिहार नहीं जीत सकते हैं। तो आप उसमें जो है ना, वो 100 जातियां हैं, 1% की, इतने 1% के, 1.5% के, 3% वाला भी है, एक आध जो सहनी है, सहनी में भी बहुत सब कैटेगरी है, इसलिए सहनी को साथ रखा है। सहनी को मैंने इंटरव्यू किया तो उसने बोला कि सीट पे तो कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम पे नहीं करेंगे। अच्छा। तो इसलिए एक जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि क्या पता तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में कहें कि दबाव में, क्योंकि सहनी दबाव बना रहे हैं कि जब यदि सीएम का कैंडिडेट यदि आप तेजस्वी यादव को घोषित करते हो तो डिप्टी सीएम के लिए मेरा भी करो। तो कांग्रेस कहती है कि जब आप यदि मुकेश सहनी को कर रहे हैं तो राजेश राम को भी कीजिए, फिर मुस्लिम कहेगा हमको भी कहिए। आप देखिएगा महागठबंधन कम से कम 3 डिप्टी सीएम अनाउंस करेगा, समझ गए। ये काट है सीमांचल में ओवैसी के लिए और पूरे बिहार में मुस्लिम को देने के लिए कि हम एक दलित भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक एमबीसी भी बनाएंगे और एक मुसलमान भी बनाएंगे। इसकी बहुत सारी संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, अब पीके फैक्टर की बात तो हुई यहाँ पर, ओवैसी का जिक्र कर दिया है, तो अजीत सर ये बताइए कि ओवैसी सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें ले गए थे, भले ही उनके विधायक बाद में तेजस्वी यादव ने खींच लिए हों, लेकिन इस बार वो जिस तरह से उन्होंने बात रखी है, सीधे तौर पर उन्होंने गेंद जो है वो तेजस्वी यादव के पाले में फेंक दी कि आप दीजिए हमें 6 सीटें, नहीं तो हमें नहीं पता फिर कौन है बी टीम बीजेपी की। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ओवैसी पर तो बात करेंगे ही, और बाबा उनका इंटरव्यू किए हैं। हाँ। और उसके पहले 2 इश्यूज जो आप उठाई बाबा के साथ, मुझे 2 लाइन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक, आपने कहा कि बिहार में सब लोग जात पर वोट देते हैं, मैं ना इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। पहला एग्जाम्पल देने दीजिए, नीतीश कुमार जी कुर्मी कास्ट से आते हैं, 2.47% यानी कि 2.47% उनका वोट है। अब 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो जिस राज्य में 2.5% से कम लोग मतलब जाति के लोग
जो उनको वोट देते हैं और वो मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, यानी कि मेरे अनुसार उतना नहीं है जाति फैक्टर जितना कि हम लोग दिल्ली से देखते हैं। नहीं, लेकिन पहली बात, लेकिन सर उसमें आपको तो धानुक भी ऐड करना पड़ेगा, है उसमें आपको कोयरी का भी कुछ कास्ट ऐड करना पड़ेगा, लव कुछ जातियां हैं उसको मिला के 5-6% हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जाति नहीं है, जाति का कोलिशन है, सोशल कोलिशन है। तो सोशल कोलिशन करने के लिए जीनियस बनना पड़ता है ना, जैसे कर्पूरी ठाकुर थे, जैसे कि नीतीश कुमार हैं। ये पहले मुंगेरी लाल कमीशन के पहले इसको नहीं लाया गया था। वीपी सिंह थे अपर कास्ट के, पर उन्होंने बनाया कास्ट कोलिशन। उसी तरह से राहुल गांधी कहिएगा तो नेहरू परिवार से आते हैं, नेहरू वगैरह कश्मीरी ब्राह्मण थे, बट वो भी ये जो एक तरह से ईबीसी कोलिशन को माने कास्ट सर्वे के थ्रू उसको उजागर किए हैं। तो ये कास्ट फैक्टर नहीं हुआ, मैं कहूंगा ये कास्ट एक तरह से डिफेंसिव कोलिशन है, ये लड़ाई है ऊपरी जाति वर्सेस लोअर कास्ट। और सोशल इंजीनियरिंग के वैसे भी नीतीश कुमार कहा जाएगा कि एक वक्त पर मास्टर कहे जाते थे, जिस तरह से उन्होंने सभी को साधा था वो छोटी बात नहीं थी उस वक्त में। नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट कर्पूरी ठाकुर और उसके बाद मैं कहूंगा जीनियस नीतीश कुमार और लालू जी के पैरों तले वो खींच लिए, क्योंकि ओबीसी का नंबर कम है, 26% ही है, जबकि ईबीसी का नंबर 36% है। तो अच्छा, वही नहीं, मुसलमानों का वोट लालू जी को जाता था। नीतीश कुमार पसमंदा मुसलमान बना के, याद रखिएगा 87% अल्पसंख्यक पसमंदा है, तो उनको उनमें से कुछ वोट खींच निकाल दिए। इनफैक्ट भाजपा को भी थोड़ा सा पसमंदा का वोट मिलता है और भाजपा भी पसमंदा के बारे में बात करती है नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ के। तो नीतीश कुमार उस मामले में जीनियस है। अब हुआ क्या, राहुल गांधी ने देखा 2023 में 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार अनाउंस किए थे कास्ट सर्वे। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साइड में थे, यानी कि इंडिया ब्लॉक के तरफ। तो 7 दिन बाद 9 अक्टूबर 2023 को राहुल गांधी कूद पड़े और बोले कि हम कास्ट सर्वे करेंगे। बीच में गड़बड़ हो गया, नीतीश कुमार उस साइड चले गए, उसका जो भी कारण हो। तो उसके बाद अब ये बात करते हैं तेलंगाना मॉडल का, पर बिहार में ईबीसी वोट, दलित वोट और अल्पसंख्यक वोट राहुल गांधी ने एक तरह से कहेंगे एम किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात हुई ना कि एसआईआर में बहुत बड़ा इशू नहीं है, देखिए एक तरह से नहीं है। सामने देखिएगा तो बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन और आउट माइग्रेशन, एजुकेशन का डिक्लाइन, ये बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ का भी डिक्लाइन एक बहुत बड़ा इशू है। परंतु जब आप जाके वोट चोर का कैंपेन करते हैं, हर आदमी का इंटरव्यू हुआ है बिहार में। जितने वोटर हैं, 13 करोड़ पॉपुलेशन है, करीब करीब 7-7.5 करोड़ वोटर है, सबका इंटरव्यू हुआ है। तो इससे होता क्या है, इससे सबसे बड़ी बात होती है कि मतदान बढ़ेगा बिहार में। और आप जब 65 लाख वोटर काटते हैं तो डिनोमिनेटर आपने काट दिया। आप इस पर देखिएगा, पिछला चुनाव में 59% मतदान हुआ, इस पर आप देखिएगा मेरा जो अनुमान है 70% क्रॉस करेगा। जब ये होगा तो सबसे ज्यादा वोट कौन सा कम्युनिटी देता है, अल्पसंख्यक। सीमांचल में आपने देखा है वोटिंग परसेंटेज, साउथ बिहार से कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा, एक तो कारण है अल्पसंख्यक और दूसरा कारण है सीमांचल ही एक इलाका है पूरे बिहार का जहां अल्पसंख्यक रूरल वोटर होता है और सबसे ज्यादा मतदान होता है रूरल वोटर के बीच। तो अच्छा, इस बार जो एक तरह से मेरे अनुसार, और बाबा घूम के अभी आए हैं, मुझे लगता है वोट ट्रांसफर राजद और कांग्रेस के बीच और माले के बीच या लेफ्ट पार्टीज के बीच इस बार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तीनों हाथ में हाथ मिला के घूमे हैं। तो जैसे ही मतदान का संख्या बढ़ेगा, आप कितना भी 65 लाख काट दें, यदि जम के मतदान होगा तो झटका पड़ जाएगा इनकम्बेंट को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ओवैसी फैक्टर के बारे में भी बताते जाइए। और ओवैसी फैक्टर के बारे में देखिए, ओवैसी जी जो है इस बार 2 सिग्नल आया है। ओवैसी जी पहले बोले तेजस्वी यादव को कि मुझे 6 सीट दीजिए, और प्रशांत किशोर का, बाबा ने अभी उनका इंटरव्यू किया है, उनका एक सिग्नल आया है
कि मैंने तेजस्वी जी को कहा है जिस कंस्टिट्यूएंसी में आप अल्पसंख्यक कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहां मैं नहीं करूंगा। हाँ। इसका मतलब है कि नहीं, उसमें यह है कि जहां मैं करूंगा वहां आप नहीं करेंगे, वही कह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि एक साइलेंट साठ गांठ है एंटी बीजेपी पार्टीज का, जो वो सामने नहीं बोल रहे हैं। यानी कि अल्पसंख्यक वोट को डिवाइड नहीं करिए, इसको ओवैसी भी मान रहे हैं, इसको प्रशांत किशोर भी मान रहे हैं। मेरे अनुसार मुझे जो अभी लग रहा है, अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, बट इस बार बिहार में इतना टाइट बाइपोलर फाइट है, मैं कहूंगा, और मुझे करेक्शन कर सकते हैं बाबा, 80% वोटर या तो महागठबंधन या एनडीए, बाकी बचता है 20%। उसमें जो है थोड़ा सा प्रशांत किशोर ले जाएंगे, कुछ ओवैसी ले जाएंगे, हाँ। और कुछ छोटे छोटे जो पार्टीज है ना, बीएसपी और जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज एक साथ हो रहे हैं। पर 80% इस बार वोटर, स्पेशली मेरे अनुसार अल्पसंख्यक वोटर इस बार डिवाइड नहीं होगा। उसका एक ब्रिलियंट एग्जांपल देता हूं। जब वोटर अधिकार रैली नहीं हुआ था, उस समय जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार 14% अल्पसंख्यक जनता वोट देती, प्रोबेबिलिटी प्रशांत किशोर को। और अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है सिर्फ 4%। यानी कि जैसे ही टाइट फाइट शुरू हुआ, वोटर अधिकार रैली हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इधर से वोट चोरी, उधर से घुसपैठी, तो इसका मतलब है कि सारा अल्पसंख्यक वोट, यादव वोट एक साथ हो गया है। और राहुल गांधी बड़े तेज हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो मोबिलाइज कर रहे हैं अपने वोटर को ग्राउंड में कि जम के एक साथ रहकर वोट देना है, तभी भाजपा हारेगा, वोट चोर हारेगा। ये जो है ना नया स्ट्रैटेजी है। अब ये वर्क करेगा कि नहीं, ग्राउंड पे उस कैंडिडेट सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन अभी भी वीक है, तो ये सब फैक्टर अभी पता चलेगा। ठीक है बाबा, एक बेसिक सवाल मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। आप रहने वाले भी हैं बिहार के, आप सालों से वहाँ जाते भी रहे हैं, कितना फ़र्क आया है अगर हम विकास के लिहाज से देखें? हम सीमांचल की बात करते हैं, बहुत पिछड़े इलाकों में वो माना जाता है, वहाँ पर विकास कहा जाता है कि अभी भी ठीक से नहीं पहुँचा है। कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत काम हो सकता था और बहुत पीछे रह गए, मतलब नाराजगी? सीमांचल बहुत गरीब है जी। मेरा जो गाँव है ना, वो इलाका बहुत गरीब है, जिसको हम लोग, कौन सा इलाका? खगड़िया का इलाका जी, जिसको हम लोग फरकिया कहते हैं। उन्हें कहा जाता है कि अकबर के समय टोडरमल को कहा गया था, टोडरमल ने उसको फर्क कर दिया, मैंने अलग कर दिया था, इसलिए फरक कर दिया। तो वो वहाँ वो बहुत, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ ना, वो वैसा का वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। मतलब भाई साहब, रोड तो बन गया है, बस भी आ रही है। पहले तो जब ऐसे इलाकों में वोट करने जाते हैं लोग तो नाराजगी जाहिर करते हैं, वही पुराना सिलसिला चला रहता है। नाराजगी जाहिर क्या करेंगे, वो तो यूज्ड टू हो गए, वो यूज्ड टू हो गए। उधर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमारी किस्मत है। उधर आपको ओबीसी ही मिलेगा सब जी। जैसे आप सीमांचल में जाइएगा ना, तो 40% मुस्लिम मिलेगा, वो आप हमारे इलाके में जाएगा, बहुत सारा ओबीसी मिलेगा, उसी में आपस में कट मर के वो वोट करता है, और वैसा का वैसा ही। और कौन कौन से इलाके? अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत कुछ होना चाहिए। पटना बहुत चमक गया है, पटना जाएंगे तो, जबकि मैंने कॉलेज भी वहीं से किया, मेरा घर भी वहाँ से, अभी भी भूल जाता हूँ कि एक मैरिन ड्राइव बन गया। सब बोलता है मैरिन ड्राइव से काहे नहीं जाते यार, मैरिन ड्राइव से काहे नहीं जाते। रनवे लेकिन बहुत छोटा है पटना एयरपोर्ट का, ये मैंने सुना हुआ है। बहुत डर लगता है कि आप पटना जाए तो, जब फ्लाइट लैंड करती तो सारे यात्रियों की धड़कनें बढ़ जाती है कि आगे बढ़ेगा कि वहीं रुकेगा। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन जैसा कि रजीत जी ने कहा, हाजी सर ने कहा, बहुत मजेदार इलेक्शन होने वाला। मतलब इलेक्शन जो है ना, टफ ही होता है। कोई इलेक्शन जो है ना, वो ऐसा नहीं है। इस बार भी घेरेबंदी दोनों जगह अच्छी हुई है। पिछले बार जो एनडीए में था ना, टूट था एक, चिराग पासवान अलग लड़ गए थे, उपेंद्र कुशवाहा अन्य ओवैसी के साथ अलग बना लिया था। एक बार वो उधर, इस बार सेट है, इस बार ये भी सेट है। इस बार मुकेश सैनी उधर थे, मुकेश सैनी को ले आके ईबीसी वोट तोड़ने की कोशिश की।
जहाँ तक आपने ओवैसी का पूछा मुझे लगता है तेजस्वी को इस पर या लालू यादव को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि 4-5 सीट दे करके यदि ओवैसी को आप यदि अपने पाले में कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलेंगे। पर क्या पता कि चुनाव के बाद के लिए वो विकल्प खुला हुआ रखा हो। नहीं तो उनको शायद ये बात भी लगता है कि 2-4 विधायक जीत के आते हैं तो वो थोड़ी बीजेपी को वोट करेंगे, वो तो करेंगे महागठबंधन। और पिछली बार की तरह उनको फिर से खींच लेंगे अगर जीत भी गए तो। इस बार ठोक बजा के टिकट दे रहा है वैसे दे रहे हैं वो, तो उनको शायद ये बात भी लगता होगा कि ये भी जितना भी जीतेंगे वो, लेकिन वो स्पॉइलर। देखिए बिहार का ये इलेक्शन ना बहुत टाइट होता है, पिछले बार भी बहुत टाइट, एक एक वोट कीमती रहता है। तो मुझे लगता है यदि आपको 4 सीट दे करके 5 सीट दे करके यदि ओवैसी आपके पाले में आता है तो कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि 3 उप मुख्यमंत्री आपको अनाउंस कर देना चाहिए, यदि किसी के मन में कोई शंका नहीं हो, एक एमबीसी से हो गया, एक दलित हो गया, एक मुसलमान हो गया, कर दीजिए 3 कर दे, जहाँ 2 तो बनते ही हैं, इस सरकार में भी 2 हैं, आप 3 कर दीजिए, देखिए क्या होता है। आप चांस तो नहीं ले सकते ना हर बार, यदि इस बार भी आपकी सरकार नहीं बनी तो अगले बार तो बीजेपी कूद के आएगी, क्योंकि अगले इलेक्शन में तो नीतीश कुमार नहीं ही रहेंगे। जी अजीत सर, और एक चीज़ है हमने देखा है कि अक्सर विपक्ष जो है वो कोई ना कोई सेल्फ गोल चुनाव में ऐसी बात करके कर लेता है। अब इस बार भले ही विपक्ष की तरफ से ना हुआ हो या जो भी रहा हो, मंच पर जो भी हुआ हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई वो मुद्दा प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उठाया, एक तरह से वो लाइन बनती हुई नजर आई, एक तरह से लगा कि वो चुनावी पैग बन जाएगा। वो कहीं ना कहीं ये फैक्टर कितना मायने रखने जा रहा है जब वोट देने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सभी महिलाओं से ये अपील की है कि आपको ये बात याद रखते हुए वोट डालना है। देखिए 2 चीज भाजपा बहुत जोर से 2 इशू को पुश कर रही है जो पिछले चुनाव में 2020 या 2015 में नहीं था। उस हिसाब से 2025 का चुनाव जो है बिल्कुल यूनिक है। एक घुसपैठी और वो कनेक्टेड है पूरा पहलगाम से। बिल्कुल आपको याद है जब पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले भाषण कहाँ दिए थे? बिहार, झंझारपुर में आके, मिथिलांचल में, मधुबनी और दरभंगा के बीच में, और शुरू में अंग्रेजी में बात किए, और जब दूसरा लेक्चर हुआ तो उसमें पहले मैथिली में बात किए। तो इस बार फोकस है बिहार का जो सबसे गरीब 2 इलाका है, मिथिलांचल और सीमांचल। इनफैक्ट मैं कहूंगा मिथिलांचल सीमांचल से अधिक गरीब है। इसलिए वर्ल्ड बैंक का एक स्टडी है, जितना क्या बात करते हैं सर, आपको एयरपोर्ट दे दिया दरभंगा में। अरे सुनिए, पूर्णिया में भी एयरपोर्ट बन गया है, पूर्णिया में भी एयरपोर्ट बना है। और अच्छा, मिथिलांचल के इलाके में बताते चलूं यहाँ पर मधुबनी, दरभंगा। मैं बोल दूं कि जो मिथिला है ना, सबसे पढ़ा लिखा लोग, सबसे पंडित जी वहाँ रहने वाला, दरभंगा सबसे शिक्षित वहाँ पे माने जाते हैं मिथिलांचल के लोग। दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, सुपौल है, सहरसा है, ये महत्वपूर्ण इलाके हैं। दरभंगा को कहा जाता है सांस्कृतिक राजधानी जी बिल्कुल, बिहार की 5वां सबसे बड़ा जो है जिला है, सबसे पढ़ा लिखा अवसर बोलने की। सीमांचल बहुत सर इस बात पे आपका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मिथिलांचल और सीमांचल की तुलना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। जो मैथिल कम्युनिटी है ना, उसका जो विडंबना है कि खाली पढ़े लिखे नौकरी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। जबकि सीमांचल से कंपेयर कीजिएगा तो देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्टडी किया पूरे बिहार का रिसेंटली। नीतीश कुमार उसमें आके हम लोग उसमें लेक्चर दिए थे, तो मैंने पॉइंट आउट किया कि जो सीमांचल है उसका जो कुछ इलाका है उसमें 2-3 फैक्टर है जो मिथिलांचल में नहीं है। पहला, रेमिटेंसेस, ठीक है, अल्पसंख्यक ज्यादा है तो मिडिल ईस्ट से रेमिटेंस बहुत आता है। मिथिलांचल में भी अच्छा संख्या जनसंख्या है अल्पसंख्यक का, पर सीमांचल से कम है। नंबर 1। नंबर 2, चाय बागान। चाय बागान जो है वो डिक्लाइन कर गया है दार्जिलिंग के इलाके में, तो वो जो है शिफ्ट कर गया है कुछ इलाके में सीमांचल का, तो उससे जो है कुछ एक तरह से कहिएगा प्रॉस्पेरिटी आया है पॉकेट्स में। मैं मानता हूं दोनों इलाका बहुत गरीब है, पर नंबर 2 वो। तीसरा, मखाना। पहले मिथिलांचल होता था सेंटर मखाना का, अब उनसे पूछिए राइस के पैडी फील्ड में, यानी कि धान के खेतों में सीमांचल में मखाना किया जाता है, और मखाना पर कितना खर्च किया है एनडीए सरकार आप जानती हैं। मखाना बोर्ड बन चुका है, ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया है भारत का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे काया पलट हो गया। गरीबी आज भी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे
विश्व का सबसे दो गरीब इलाका मिथिलांचल और सीमांचल सीमांचल है। बट मिथिलांचल और भी बैकवर्ड है क्योंकि मिथिलांचल में इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं है। रेमिटेंस जो है वो रिक्शा वाला का है और सीमांचल में जो रेमिटेंस है वो है जो प्रॉस्परस लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट तो वहां से है। तो सीमांचल रिलेटिवली बेटर ऑफ है। अच्छा, अब पूर्णिया में भी बन गया है। दरभंगा में तो आज से नहीं 100 वर्ष पहले दरभंगा महाराज वहां बनाए थे एयरपोर्ट, उसी को थोड़ा रिवैम्प करके कर दिया। पर पूर्णिया में तो नया एयरपोर्ट मतलब साइन ही हुआ है पर बनने वाला है। ये बात जरूर है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है, वहां पर एजुकेशन सीमांचल में वैसा नहीं है। बहुत वक्त लग रहा है मगर चीज़ों को आने में। मुझे एक जागरूक वोटर के तौर पर ये लगता है कि बिहार के वोटर बहुत जागरूक हैं, बावजूद उसके कई ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ पर एड्रेस नहीं किए गए हैं। तमाम सरकारें आई, सब कुछ हुआ। आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, आप जो ढांचा होता है मूलभूत ढांचा उसके क्षेत्र में बात करें, अभी भी सड़कें कहीं पर नहीं है, कहीं या तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। इन सब चीज़ों पे बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन बावजूद उसकी जब वोट करने जाती है जनता तो उस तरह से नाराजगी वैसी नजर नहीं आती। उसका दो कारण है। एक कारण ये है कि देखिए बिहार में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। आज भी बिहार नीतीश जी के 20 साल के बावजूद भी इनकम्बेंट रहने के आज भी बिहार बाकी सब राज्यों से करीब करीब सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे नीचे है जी। तो गरीबी तो पूरा है आज बिल्कुल, भी। बिल्कुल। हाँ? एक तरह से इकोनॉमिस्ट इसको कहते हैं लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस गया है बिहार। तो सीरियस प्रॉब्लम है और उसी कारण जो बाबा ने पॉइंट आउट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट गजब का इशू है, साथ ही साथ करप्शन फिर से दोबारा इशू बन रहा है, डिक्लाइन इन एजुकेशन, डिक्लाइन इन हेल्थ सीरियस इशू है और आउट माइग्रेशन करीब करीब एक तिहाई बिहारी, उसमें बाबा भी है, मैं भी हूँ, हम लोग सब बाहरी भी जाके सरवाइव करते हैं। तो ये तो सीरियस इशू रहा है। बट इसके बावजूद भी दो चीज नीतीश जी के मतलब क्या कहिएगा 20 साल में उन्होंने जो ट्रांसफॉर्म किया है इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो बिहार का है और जो 20 साल पहले जब मैं एक जमाने में संपादक था पटना में सुधरा नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा शहर जब आप घूमिएगा तो शहर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, ये जो इलाका है ना वैशाली, उसके बाद पावापुरी, ये जो पटना के अगल बगल का इलाका उसमें गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पहली बात। और इनफैक्ट कुछ लोगों का कहना है कि अब पटना का विकास जो है वो बिहार के लिए एक तरह से ऑब्स्टिकल बन गया है क्योंकि बाकी जगह का डेवलपमेंट हो नहीं रहा है टारगेटेड। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा जो मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा, जो औरतें हैं बिहार की वो स्वावलंबी हो गई हैं। पहले वो डिपेंडेंट थी अपने पति पर, इसमें इतना खर्च किया है। मैं कहूंगा बिहार इस मामले में, और बाबा मुझे करेक्ट करेंगे, बिहार मॉडल स्टेट है। इतना काम और गरीब औरतों के को लेकर हुआ, इतना सारा इनिशिएटिव बिहार सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, वर्ल्ड बैंक का लार्जेस्ट जो जितना प्रोजेक्ट्स है वो सारा बिहार के विमेन पर हुआ है। तो औरतें जो है, आप कोई भी गांव में चले जाइए, कोई बड़ी बना रही है तो कोई छोटा सा चूड़ी बना रही है, तो सारी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई है। और पति जो है पहले वो पैसा छीन लेता था, दारू पी कर आके मरता था, इसमें ये कम हो गया है। इसमें बिल्कुल कमी आई। ये नया ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ बिहार जाएगा नीतीश कुमार? हाँ, ये जाएगा। कहाँ फेल किए नीतीश कुमार? एजुकेशन के मामले में नंबर ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी बढ़ गया है बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं आया है। हेल्थ के मामले में जब कोरोना हुआ तो दिखाई पड़ गया। और तीसरा जो है कि आउट माइग्रेशन ऐसा सीरियस है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का। ठीक है, अब सर मैं इसको समाप्ति की ओर ले जा रही हूँ। आप दोनों से एक एक छोटा छोटा सवाल पूछ रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को 10 सेकंड में या 5 सेकंड में आंसर करना है। कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं करेंगे आप दोनों। तो अजीत सर, पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ। अगर आज चुनाव हो जाते हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है, एनडीए या महागठबंधन? मैं कहूंगा महागठबंधन अभी यदि आज चुनाव हो, क्योंकि एजेंडा जो है उसको अभी डिफाइन कर रही है महागठबंधन। भाजपा जो है वो पीछे है, थोड़ा डिफेंसिव गेम। दूसरा सवाल, अगर एनडीए जीत जाती है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार का ये अंतिम पारी है, मैं कहूंगा
मैं कहूंगा या तो खत्म हो रही है या आने वाली पारी को आप अंतिम कह रहे हैं? आने वाली पारी को, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर ही ये लोग जीतेंगे। पर मैं कहूंगा कि यदि नीतीश कुमार के नाम पर जीत भी गए तो नया मुख्यमंत्री कोई और होगा, जदयू का होगा कि भाजपा का, ये इंपॉर्टेंट ठीक क्वेश्चन है बाबा, सेम सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आज चुनाव होते हैं, महागठबंधन या एनडीए, आपका असेसमेंट क्या कहता है? नहीं, ये कहना मुश्किल है असेसमेंट। जैसा कि अजीत सर ने कहा, यदि आप प्रचार के लिहाज से देखें तो महागठबंधन है, वोट के लिहाज से क्या हुआ ये कहना मुश्किल है। और अगर एनडीए जीत जाता है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं? जी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो नीतीश कुमार जितना भी सीट जीतेंगे ना वो लालू यादव की तरफ आ जाएंगे। तो थोड़े दिनों के लिए तो नीतीश बाबू को आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार में काबा की आज हमारी पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे हम कई और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।